हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी। और पॉलिटी में हम आज पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स। हमारा चल रहा है मूल अधिकार, उसमें आर्टिकल 32, 33, 34, 35। आज आर्टिकल हमारे फिनिश हो जाएंगे और एक और वीडियो लगेगा जो भी हमें उसमें एक्स्ट्रा पढ़ना होगा, और फिर ये वीडियो जो हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। हमें टाइम क्यों लगा? देखिए, हम पढ़ रहे हैं आईएएस के अकॉर्डिंग, तो हम काफ़ी डिटेल में हर चीज़ पढ़ रहे हैं। हम ऐसा नहीं कि बस इस आर्टिकल में ये दिया हुआ है उतना पढ़ रहे हैं, पूरा डिटेल में पढ़ रहे थे, इसलिए हमें टाइम लगा। तो कोई बात नहीं है, हमें अच्छे से पढ़ने पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो हम देखेंगे अपना फैक्चुअल क्वेश्चन। तो देखिए, बिलैक्स एक्सरसाइज फ्रेंड किससे जुड़ी हुई है? ये बिम्स्टैक से जुड़ी हुई है। बिम्स्टैक का मतलब होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। तो इसमें देखिए, ऐसे याद रखिए, बिम्स्टैक में इंडिया और उसके आसपास की कंट्री आती है, पाकिस्तान को उसमें से हटा दीजिए। तो कौन कौन सी कंट्री आती है? इंडिया, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान। ये वाली कंट्रीज होती हैं। और इसको ऐसे याद रखिए कि इंडिया जो है वो आसपास की कंट्री के साथ मिलके से मिलैक्स याद रखिए, मिलैक्स एक्सरसाइज करता है। तो आपको ये याद रहेगा। अब देखिए, आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को, तथा आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय हाई कोर्ट किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों के उल्लंघन पर 5 प्रकार की रिट जारी का संज्ञान लेता है। ये निम्न है। देखिए, अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, हनन हुआ है, तो क्या कर सकता है? जो हमारी कोर्ट है वो क्या कर सकती है? 5 रिट जारी कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक है, 5 तरीके की रिट जारी कर सकती है। ये कौन कौन सी होती है? तो देखिए, आर्टिकल 32 के 2 में रिटों की चर्चा की गई है, जो इस प्रकार है। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबस कॉर्पस। देखिए, ये जो हीबस कॉर्पस है, ये लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है को प्रस्तुत किया जाए। ऐसे याद रखिए इसको। देखिए, बंदी जो मतलब बंदी है, उसको प्रत्यक्ष सामने लाना है ना, प्रत्यक्षीकरण, यानी वो प्रत्यक्ष सामने आए। इसमें क्या होता है? देखिए, अगर मान लो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है ना, लेकिन विधि के अनुसार नहीं किया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कह सकती है? सुप्रीम कोर्ट कह सकती है कि 24 घंटे के अंदर आप उस व्यक्ति को हमारे सामने लाएं, तो हम देखेंगे कि उसे विधि के अनुसार, मतलब लॉ के अनुसार उसे गिरफ्तार किया गया है या नहीं। अगर नहीं किया गया है लॉ के अनुसार, तो उसको मुक्त कर दिया जाएगा। अब देखिए, कानून जैसे मान लीजिए पुलिस है, ठीक है, अगर वो आपको ऐसे ही उठा ले, आपने कोई गलती नहीं की हो, है ना, आपने कोई लॉ का मतलब कोई लॉ ना तोड़ा हो, ऐसे ही आपको गिरफ्तार कर ले, तो इससे बचाने के लिए क्या होता है? ये वाला रिट जारी कर सकती है कि मतलब वो देखती है कि जिस व्यक्ति को बंदी बनाया है, वो उसको विधि के अनुसार बनाया है या नहीं। अगर नहीं बनाया तो उसको मुक्त कर दिया जाएगा। मैं कोशिश करती हूँ कि आपको जितने इजी वर्ड्स में समझा सकूँ उतने इजी वर्ड में समझाऊँ। बंदी प्रत्यक्षीकरण में आर्टिकल 21 के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मूल भाव निहित है। ठीक है, इसमें क्या है? आर्टिकल 21 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं, क्योंकि इसमें क्या है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी स्वतंत्रता आ जाती हैं। तो क्या होता है ना, तो इसमें क्या है? ये बंदी प्रत्यक्षीकरण वाला भी इसमें शामिल है आर्टिकल 21 में। इसका मतलब जो भाव है आर्टिकल 21 का, वो इसमें शामिल है, इस वाली रिट में। यह लोक अधिकारी और निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी होती है। तो देखिए, ये लोक अधिकारी के विरुद्ध भी हो सकती है और निजी व्यक्ति के विरुद्ध भी हो सकती है, यानी कि सार्वजनिक प्राधिकरण हो या व्यक्तिगत, दोनों के खिलाफ जारी की जा सकती है। अब देखेंगे हम परमादेश, मैंडेमस। देखिए, मैंडेमस इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, है ना। परमादेश, परम आदेश। ठीक है, इसे याद करने के लिए बता रही हूँ, परम आदेश। तो मैंडेमस क्या होता है? यह रिट न्यायालय के विवेकाधीन है। इसके माध्यम से न्यायालय किसी लोक अधिकारी सरकारी व्यक्ति को आदेश दे सकता है कि वह उस कार्य को करे जिस कार्य को करने हेतु बाध्य है, और उस कार्य को करने से उसने इनकार कर दिया हो। मान लीजिए कोई सरकारी अधिकारी है, ठीक है, उसे जो काम उसे करना है उससे वो मना कर दे, तो जो न्यायालय है वो अपने विवेक से क्या है, उससे कह सकती है कि आप ये काम करिए। तो इसको कहते हैं परम आदेश। कोर्ट जो है आदेश दे रही है कि आपको ये काम करना है। ठीक है, आप इससे मना नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपका काम है। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए कि ये मतलब ये जो है सिर्फ लोक अधिकारी के विरुद्ध होती है, इसे निजी व्यक्तियों के विरुद्ध नहीं जारी किया जाता। राष्ट्र देखिए, इसमें नोट दिया है, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के विरुद्ध ये लागू नहीं होती। और देखिए, दो व्यक्तियों के मध्य संविदात्मक संबंध हो, तो ऐसी स्थिति में अगर मतलब दो जो व्यक्ति हैं उन्होंने आपस में संविदा करी हुई है, तो उनके विरुद्ध क्या है? ऐसा ये रिट जारी नहीं की जा सकती। अब आती है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन।
देखिए क्या होता है, प्रतिषेध आपको नाम से पता चल रहा होगा, रोकना, इसका मतलब होता है रोकना, प्रतिषेध, किसी को किसी चीज से रोकना। तो क्या होता है ये, जब किसी भी न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी हो सकता है, मतलब ये किसके विरुद्ध होती है, न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध। इसके माध्यम से न्यायालय किसी न्यायिक अर्ध न्यायिक संस्था को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर कार्य करने से रोकती है। मान लीजिए कोई छोटी कोर्ट है ना, तो मान लो उसको 7 साल की सजा देने तक का ही उसके पास अधिकार है, लेकिन वो दे देती है 10 साल से ज़्यादा सजा, है ना। तो मान लीजिए वो अपने अधिकार से, एग्जाम्पल दे के बता रही हूँ, अपने जो उसका कार्य क्षेत्र है उससे, मतलब जितना उसे काम मिला है उससे बाहर जाके अगर वो कार्य कर रही है, तो क्या है, जो अपनी ऊपर की कोर्ट होगी वो क्या कर सकती है, प्रतिषेध जो है रिट निकाल सकती है कि आप अपने अधिकार से, अपने कार्य क्षेत्र से बाहर मत जाइए, ठीक है, जितना आपको काम मिला है उतना ही करिए। तो यह किसी भी न्याय, और ये किसकी, सिर्फ न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी हो सकती है। तो इसके माध्यम से न्यायालय किसी न्यायिक अर्ध न्यायिक संस्था को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर कार्य करने से रोकती है। इस रिट का मुख्य उद्देश्य किसी अधीनस्थ न्यायालय को अपनी अधिकारिता का अतिक्रमण करने से रोकना है। तो देखिए क्या होता है, न्यायालय क्या करता है, मतलब उनको अपना कार्य क्षेत्र, जिनका कार्य क्षेत्र होता है उससे बाहर जाके कार्य करने से रोकता है। विधायिका, कार्यपालिका, निजी व्यक्ति या निजी संस्था के खिलाफ इसका प्रयोग नहीं होता। अगर ये पूछ लेंगे ना कि प्रतिषेध किसके खिलाफ है, तो वहाँ पे कंफ्यूजन होता है। तो ये सिर्फ न्यायिक संस्था के खिलाफ था, है ना, जो न्यायिक संस्था या अर्ध न्यायिक संस्था है, मतलब जिनका कार्य जुडिशरी से जुड़ा हुआ है, जस्टिस से। बाकी परमादेश जो हमने पढ़ा था वो सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र, जो सार्वजनिक इकाई थी उसके खिलाफ था। और बाकी जो हमने जो सबसे पहले पढ़ा था बंदी प्रत्यक्षीकरण, वो मतलब सार्वजनिक प्राधिकरण और व्यक्तिगत दोनों के खिलाफ हो सकता था। तो हमें ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है। अब देखिए उत्प्रेषण, देखिए इसका जो मतलब होता है, इंग्लिश वर्ड है सर्टियोरेरी, जो भी बोलते होंगे, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन। तो इसका मतलब होता है प्रमाणित होना या सूचना देना। यह किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय जो अपनी अधिकारिता का उल्लंघन कर रहा है को रोकने के उद्देश्य से जारी की जाती है। तो देखिए ये क्या होती है, ये जो अपन ने पढ़ी थी प्रतिषेध, प्रोहिबिशन और उत्प्रेषण, ये दोनों ही क्या है, जो न्यायिक संस्था है उसके खिलाफ थी। तो ये क्या है, जब कोई भी जो या किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा, मतलब कोई ऊपर का जो न्यायालय कोर्ट है, जो अधीनस्थ कोर्ट है, मतलब उसके नीचे की कोर्ट है या न्यायिक निकाय है, को उनके अधिकारिता का, मतलब अगर वो अपने अधिकारिता का उल्लंघन कर रहे हैं तो उसको रोकने के लिए जारी किया जाता है। तो इनमें डिफरेंस क्या है प्रतिषेध और उत्प्रेषण रिट में। तो देखिए प्रतिषेध रिट उस समय जारी की जाती है जब कोई कार्रवाई चल रही होती है, इसका मूल उद्देश्य कार्रवाई को रोकना होता है, ठीक है। जबकि उत्प्रेषण रिट कार्रवाई समाप्त होने के बाद निर्णय समाप्ति के उद्देश्य से जारी की जाती है। तो जो प्रतिषेध रिट है वो उस समय जारी की जाती है जब कार्रवाई चल रही होती है, ठीक है, जब उनकी कार्रवाई चल रही है, और प्रेषण जब कार्रवाई समाप्त हो गई है। और देखिए इसमें क्या होता है, उत्प्रेषण में एक और चीज़, इसे एक उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को या अधिकरणों को या लंबित मामलों के स्थानांतरण को सीधे या पत्र जारी कर किया जा सकता है। देखिए अगर बहुत सारे मामले लंबित हैं, ठीक है, अधीनस्थ कोर्ट में, तो क्या है, उनको पत्र जारी करके कह सकते हैं कुछ मामलों का स्थानांतरण करने के लिए, जो लंबित मामले हैं, इसमें ये भी किया जा सकता है। एक और होता है लास्ट, अधिकार परीक्षा क्यों वारंटो, ठीक है, इसमें वारंट से याद रखिएगा। इसका अर्थ है आपका क्या प्राधिकार होता है, ठीक है, प्राधिकार या वारंट के द्वारा, इसका मतलब होता है क्यों वारंटो का मतलब। तो देखिए अवैधानिक रूप से किसी सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति सार्वजनिक पद पर है लेकिन वो अवैधानिक रूप से है, तो उसके विरुद्ध जारी करेंगे। रिट जारी करने के अधिकार के तहत दो शब्द प्रमुख हो जाते हैं। प्रथम लोकहितवादी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पीआईएल होती है। द्वितीय होती है न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म। देखिए पीआईएल क्या होती है, लोकहितवाद या जनहित याचिका। पीआईएल यह ऐसी याचिका है जिसके माध्यम से पीड़ित व्यक्ति कोई अन्य व्यक्ति या संस्था पीड़ित की ओर से न्यायालय के समक्ष प्रश्न उठाता है। मान लीजिए कोई मतलब बहुत ही गरीब लोग हैं ऐसे मान लीजिए, ठीक है, अगर उनको उनकी तरफ से कोई और संस्था भी न्यायालय के समक्ष प्रश्न उठा सकती है अगर उनके किसी अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। तो जनहित याचिका की इस प्रणाली ने भारत में पूर्व प्रचलित लोकल स्टैंडिंग, केवल प्रभावित व्यक्ति ही न्याय पाने के अधिकार हेतु अपील कर सकता है, को बदल दिया। पहले क्या था,
कि जो व्यक्ति मतलब प्रभावित है, जिसका मान लीजिए फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हुआ है, केवल वही व्यक्ति आके न्याय पा सकता है, ऐसा नहीं है। अब उसकी तरफ से कोई और व्यक्ति भी पीआईएल दायर कर सकता है। अतः स्वयं संज्ञान के माध्यम से भी न्यायालय द्वारा मीडिया रिपोर्ट और सोशल साइट्स आदि को आधार बनाकर कार्रवाई की जाती है। अगर देखिए कोर्ट कहीं ऐसी रिपोर्ट पड़ती है कि यहाँ ऐसा ऐसा हो रहा है गलत चीज़, तो कोर्ट खुद भी उस पर संज्ञान खुद ले सकती है, खुद उस पर कार्रवाई कर सकती है। अब देखिए न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है? जब न्यायपालिका अपने परंपरागत न्यायिक भूमिका का अतिक्रमण कर विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों में दखल देती है। तो देखिए क्या होता है, अब ये जुडिशियल एक्टिविज्म भी बहुत ही ज़्यादा फेमस टॉपिक रहा। क्या होता है ना, जब मान लीजिए सबके अपने अपने काम होते हैं, विधायिका के अलग होते हैं, कार्यपालिका के अलग होते हैं, न्यायपालिका के अलग काम है। लेकिन जब न्यायपालिका क्या करे, बहुत ज़्यादा विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों में दखल देने लगे, तो उसको जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। एक हद तक ही सही होता है, पर अगर बहुत ही ज़्यादा हो रहा है बेमतलब का, तो फिर वो प्रॉब्लम भी खड़ी करता है। जहाँ तक सही चीज़ों पे हो रहा है वहाँ तक ठीक है। देखिए नोट, भारत के न्यायाधीश पीएन भगवती को जनहित याचिका का जनक माना जाता है। तो कौन जनहित याचिका का जनक है? पीएन भगवती को मानते हैं, जस्टिस पीएन भगवती। और ये जुडिशियल एक्टिविज्म एक पूरा टॉपिक है, तो इसमें जब आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे, कभी हम बता देंगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये एक्चुअल में क्या है, ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक नहीं सही है। अब देखिए आर्टिकल 32(3) में क्या है, संसद सर्वोच्च न्यायालय को दी गई शक्तियों पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले यदि चाहे तो आर्टिकल 32(2) में दी गई शक्तियों में से किन्हीं या सभी का विस्तार किसी अन्य न्यायालय को कर सकती है। देखिए आर्टिकल 32 का जो सेक्शन 3 है उसमें दिया गया है कि अगर संसद चाहे तो वो क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट के पास शक्ति दी गई है उसको बिना बदले क्या है, जो आर्टिकल 32 में जो सेक्शन 2 में जो शक्ति दी गई है उसको विस्तार किसी अन्य न्यायालय को कर सकती है ना। मतलब उसके मतलब मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट पे बाहर आए तो उस कार्य को किसी और न्यायालय को भी दे सकती है, ऐसे उस तक भी विस्तार कर सकती है बिना सुप्रीम कोर्ट की शक्ति पे प्रतिकूल प्रभाव डाले। यदि किसी अन्य न्यायालय का अर्थ उच्च न्यायालय से भिन्न न्यायालयों से लिया जाता है, लेकिन अभी तक ऐसा किया नहीं है। लेकिन अदर कोर्ट का मतलब क्या है, जो हाई कोर्ट से के अलावा जो कोर्ट है। आर्टिकल 32(4) में है, अनुच्छेद 352 के तहत आपात उद्घोषणा के दौरान राष्ट्रपति आर्टिकल 359 में दी गई शक्ति का प्रयोग करते हुए आर्टिकल 32 के तहत मिले अधिकारों को निलंबित कर सकता है। मतलब 352 के तहत अगर आपात उद्घोषणा हो रही है तो जो हमारा राष्ट्रपति है वो क्या कर सकता है, आर्टिकल 32 के तहत जो अधिकार मिले उनको निलंबित कर सकता है। आर्टिकल 33 के तहत संसद, सशस्त्र बलों, पुलिस, खुफिया ब्यूरो, दूरसंचार प्रणाली में नियोजित व्यक्तियों को उनके कर्तव्यों का उचित पालन सुनिश्चित करने और उनके अनुशासन बनाए रखने के लिए मूल अधिकारों से वंचित कर सकती है, युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकती है। देखिए जो सशस्त्र बल होते हैं, पुलिस होती है, खुफिया ब्यूरो है, इनके पास काफ़ी खुफिया जानकारी भी होती है, तो वो अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत देश की बातें नहीं बता सकते, जो मतलब खुफिया सूचना है, तो उनके मूल अधिकारों से उन्हें वंचित कर सकती है या उन पर प्रतिबंध लगा सकती है। आर्टिकल 34 के तहत जब किसी क्षेत्र में सेना, विधि या सैन्य प्रशासन प्रवृत्त हो तो मूल अधिकारों पर निर्बंध लगाया जा सकता है। ठीक है, अगर कहीं पे मान लीजिए ऐसा है कि सैन्य अधिनियम लगाया, मान लीजिए अफस्पा आपने पढ़ा होगा, वो सब लगा हुआ है, तो वहाँ पर क्या है, लोगों के मूल अधिकार थोड़े टाइम के लिए प्रतिबंध उन पर लग सकता है। आर्टिकल 35 के तहत संसद को शक्ति है कि वे मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए दंड विहित करे और इसके लिए कानून बनाए। यह अधिकार राज्य विधानमंडल को प्राप्त नहीं है। तो देखिए मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए उनको क्या है, दंड, उसके लिए दंड, अगर उनका उल्लंघन होता है तो दंड के लिए क्या है, कानून बना सकती है संसद, राज्य विधानमंडल नहीं बना सकती, ये आप याद रखिएगा। तो अगर आपको इसमें कोई डाउट होता है तो आप पूछ लीजिएगा, नेक्स्ट में हम वीडियो में जो बचा है उसको करके फिनिश करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया सैन्य अधिनियम, मार्शल लॉ वगैरह लागू होते हैं, तो यहाँ पर हमारे आर्टिकल्स ख़त्म हो जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, वीडियोस बनाने में थोड़ा एफर्ट भी लगता है और मैं काफ़ी टाइम से बना रही हूँ आप लोगों के लिए। खैर मुझे वीडियोस बनाना अच्छा लगता है, लेकिन ना थोड़ा सा रिस्पांस कम है, तो इसलिए क्या होता है, डीमोटिवेट होते हैं। तो अगर आप अच्छे लगते हैं तो इनको प्लीज़ शेयर करिए
और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए अगर आपको पसंद आ रहा है और आप चाह रहे हैं कि कंटिन्यू रखूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत अगर मतलब अच्छे से चलता रहे तो फिर करने का मन करता है, अदरवाइज़ नहीं। थैंक यू। फिर भी जितने लोग सपोर्ट करते हैं उनको थैंक यू सो मच। और अगर कोई इम्प्रूवमेंट करना है तो भी आप बता सकते हैं।